Good morning, students. This is our second lecture of subject banking. In very first lecture, we had already discussed about the meaning of banks, banking system, and the functions which are performed by a bank organization. And so we can divide the functions of a bank into two categories. First one is primary functions, which we have discussed earlier regarding accepting deposits and granting advances. So in this lecture we will discuss about the secondary functions of a bank. So we can divide the secondary functions of a bank into two ways. First one is agency functions and second one is utility functions. According to agency functions means the functions which are performed by a particular bank on the behalf of their customers. ठीक है, कस्टमर्स के कहने पे जो फंक्शंस एजेंसी की फॉर्म में बैंक परफॉर्म करेगा दैट आर इंक्लूडेड एज एन एजेंसी फंक्शंस मींस ये एजेंट की तरह काम करेगा, ये कस्टमर को रिप्रेजेंट करेगा. सो अकॉर्डिंग टू एजेंसी फंक्शंस ऑफ अ बैंक और यू कैन से सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ अ बैंक, वेरी फर्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स. अ बैंक कैन ट्रांसफ़र द मनी ऑफ one person's account to another person's account, whether that is the same branch of a bank or a different bank's branch also, or even you can say that the foreign country's branch also. एक कस्टमर के अकाउंट में जो अमाउंट पड़ा है, इफ़ दैट पर्सन इज़ विलिंग, सो दैट अमाउंट इज़ ट्रांसफरेबल टू अनदर पर्सन's अकाउंट. ठीक है, किसी और पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है, चाहे वो सेम बैंक में करवाना चाहता है तो सेम में भी हो जाएगा, किसी और बैंक की ब्रांच में करवाना चाहता है दैट विल ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय अ बैंक. और यू कैन से अगर आप फॉरेन कंट्री के किसी बैंक में डिपॉजिट करवाना चाहते हो, सो ये फंक्शन भी ईजीली बैंक्स प्रोवाइड करते हैं. Next you can say that the banks are easily means involved in the purchasing and selling of shares and securities or bonds on the behalf of customers. अगर कोई कस्टमर किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करना चाहता है, शेयर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड in the means company organization chapter of business studies. So share means the smallest amount of a company's capital that is issued to public regarding to purchase. So अगर वो शेयर कोई पर्सन परचेज़ करना चाहता है, सेल करना चाहता है, एंड एनी अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी लाइक नेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, गवर्नमेंट के यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो सर्टिफिकेट्स हैं, या कोई भी चीज़ जो पेपर मनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है दैट कैन बी ईजीली परचेज्ड और सेल बाय दैट पर्टिकुलर बैंक. ठीक है, बॉन्ड और बॉन्ड मीन्स अ टाइप ऑफ लोन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक टू द कंपनीज़. क्लियर, कंपनीज़ को जब भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो किसी एक पर्सन से लोन नहीं लेकर मल्टीपल पर्सन से ले सकती है, और उसके लिए वो डिवेंचर्स या बॉन्ड इशू करती है. डिवेंचर्स पे जो है एक फ़िक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट किया होता है कि आपको कंपनी एक, अगर आप वो डिवेंचर परचेज़ करते हो तो आपको कंपनी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद एक फ़िक्स्ड अमाउंट से इंटरेस्ट पे करेगी. बट ऑन बॉन्ड्स दैट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट मेंशन. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड बॉन्ड. ठीक है, बॉन्ड्स की इशूड वैल्यू मींस फेस वैल्यू एंड इशूड वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट इज़ कंसीडर्ड द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड डॉक्यूमेंट. सो ये बॉन्ड कंपनीज इशू करती हैं, और सिक्योरिटीज़ जो भी गवर्नमेंट या कंपनीज इशू करेंगी, शेयर्स इशू करेंगी, दैट कैन बी ईजिली परचेज्ड और सोल्ड बाय द बैंक्स ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर. अगर आप बैंक के कस्टमर हो तो आप वो शेयर्स और सिक्योरिटीज़, बॉन्ड या किसी भी टाइप की कोई पेपर मनी परचेज़ करने के लिए अगर अपने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर्स देते हो, सो दैट विल बी परफॉर्म्ड बाय अ पर्टिकुलर बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ यू एज अ कस्टमर. सो नेक्स्ट वन इज़ रेगुलर collection and payment of bills, checks and other commercial instruments, dividends, interest, etc. as per the standing instructions given by their customer. means जैसे बैंक्स जो हैं आप कस्टमर के कहने पे शेयर्स वगैरह की सेलिंग परचेजिंग करता है, ऑन द सेम वे बैंक कैन कलेक्ट द रेगुलर इनकम ऑफ अ कस्टमर, और बैंक कैन पे the regular expenses or payments on the behalf of their customer also. बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे कुछ
स्पेशल टाइप की कलेक्शंस कर सकता है। अगर आपका बैंक में अकाउंट है, ठीक है, और आप ये कहो कि मेरी जो कलेक्शन ऑफ मनी है वो बहुत ज़्यादा है, मींस ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे डिविडेंड बहुत सी कंपनीज़ के शेयर परचेज़ किए हुए हैं, वहाँ से डिविडेंड आता है, ठीक है, या बहुत सी जगह से इंटरेस्ट आता है, रेंट आता है, किसी भी टाइप की अमाउंट जो है जो रिसीवेबल है ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, वो बैंक ईज़िली जो है कलेक्ट कर सकता है और पर्सन के कस्टमर के अकाउंट में डाल सकता है। इन द सेम फॉर्म बैंक कैन ऑल्सो बी लाइबल टू पे ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। जैसे कलेक्शन कर सकता है, इनकम रिसीव कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, वैसे ही पेमेंट भी कर सकता है। सपोज़ किसी कस्टमर का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, या रेंट पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, सो दैट कैन बी ईजिली परफॉर्म्ड बाय दैट पर्टिकुलर बैंक। अगर आप बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर देते हो तो बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे थर्ड पार्टी को पेमेंट भी कर सकता है ऑन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। Next, you can say a bank acts as a trustee, representative and executor of their clients. बैंक अपने clients के लिए executors और representatives और trustees की तरह काम करेंगे। Means वो कस्टमर्स को रिप्रेजेंट करके किसी भी चीज़ की ऑक्शन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की परचेजिंग सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी एग्जीक्यूटर की फॉर्म में काम कर सकते हैं और कहीं पे भी ट्रस्टीज़ की फॉर्म में काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इनकम टैक्स कंसल्टेंट्स। अगर आप एक बैंक की रेगुलर कस्टमर हो और बैंक के सामने आपकी फाइनेंशियल जो फेथ मींस फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है, आपके बैंक के साथ बहुत अच्छे और फेयर रिलेशंस हैं, एट दैट कंडीशन बैंक कैन provide you n number of means you can say facilities. So bank can act as an income tax consultant for you. आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए, आपको इनकम टैक्स को सेव करने के लिए, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज़ हैं उसके रिगार्डिंग कंसल्ट करने के लिए आपको ये सर्विसेज बैंक प्रोवाइड कर सकता है कि फाइनली आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे जो है वो फाइल कर सकते हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ में अगर आप अपना अमाउंट जो है, अपनी सेविंग्स जो है वो लगाते हो तो आपको इनकम टैक्स से रिबेट मिल जाएगा, कंसेशन मिल जाएगा, आपको कम पे करना पड़ेगा। सो ईच एंड एवरी मैटर रिगार्डिंग टू योर इनकम टैक्स कैन बी कंसल्टेड बाय योर ओन बैंक। नेक्स्ट you can say journal utility services. As we discussed earlier that the secondary functions are divided into two categories: agency functions, which we have done, and next one is utility functions. So according to utility function means the uses of commercial banks, other uses of commercial banks. इनके अलावा आपको कुछ facilities और provide करता है जो मीन्स और किसी तरह से भी आप अपने बैंक्स को यूज़ कर सकते हो। सो दैट जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज आर वेरी फर्स्ट यू कैन से टू प्रोवाइड सेफ्टी वॉलेट और लॉकर्स। आपको जो है लॉकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप अपने ऑर्नामेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीज़ आपकी वैल्यूएबल लगती है, एंटीक्स, you can easily keep that type of things in your own locker. So उन लॉकर्स के रिगार्डिंग सारा डिटेल आगे आपकी बैंकिंग सब्जेक्ट में ही फर्दर यूनिट्स में अवेलेबल है, बट यहाँ मैं आपको बता दूँ कि लॉकर्स रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है, नॉट ओनली लॉकर्स फैसिलिटी, मीन्स इवन अ सिंगल फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय अ बैंक, देन बैंक चार्ज सम मीन्स अमाउंट फ्रॉम देयर कस्टमर्स। तो बैंक फ्री में कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा, बैंक आपसे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करेगा। सो लॉकर फैसिलिटी का देने के पीछे लॉकर रेंट होता है जो एनुअल बेसिस पे जो है आपके अकाउंट में से डिडक्ट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ एन कैश और इशू ऑफ ट्रेवलर्स चेक्स फ्रॉम और टू टूरिस्ट। अगर आप कहीं ट्रैवल करने जाते हो देन यू कैन prepare your own traveler's check. The benefit of that particular check is that you are means not engaged with the carrying of money or cash. ठीक है, आप अगर कहीं बहुत दूर जा रहे हो ट्रैवल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको उस ट्रैवलिंग टाइम पे एक हैवी अमाउंट ऑफ कैश अपने साथ कैरी करके ले जाने का रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। आप ट्रैवलर्स चेक्स बनाओ अपने बैंक से, बैंक इशू कर देगा ऑन द बिहाफ ऑफ योर अकाउंट डिटेल। ठीक है, उसके बाद
आप उस ट्रैवलर चेक को जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ के बैंक्स में यूज़ करके आप उसको एनकैश कर सकते हो, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके थ्रू पेमेंट्स कर सकते हो. Next one is issuing letter of credits to businessmen. The businessmen which are involved in exports and imports business mainly. ऐसे बिजनेसमैन जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बिजनेस से रिलेटेड हैं, दैट टाइप ऑफ बिजनेसमैन आर अननोन टू ईच अदर. मीन्स सपोज you wants to import some material or products from the businessmen who are in a particular foreign country. Clear? So that exporter is not means you can say is very much known about your financial position. अगर आप किसी भी एक्सपोर्टर जो कि फ़ॉरेन का एक्सपोर्टर है उससे कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो इंडिया में, तो आपको उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटस का प्रूफ देना होगा कि दैट आई एम एबल टू पे यू अप टू दिस अमाउंट. ठीक है, कि जो भी मैं प्रोडक्ट्स की परचेजिंग कर रहा हूँ आपसे उसके लिए मैं आपको पे कर दूँगा और ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटस है. ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटस मीन्स you have to go to your bank and you have to ask your bankers regarding to prepare letter of credits, and that letter of credit is transferred by that particular bank to the foreigners or you can say the exporters bank. आपका बैंक जो है आपके बिहाफ पे लेटर ऑफ क्रेडिट बनाएगा, एक डॉक्यूमेंट होता है. ठीक है, और वो बनाकर आपके एक्सपोर्टर के बैंक में ट्रांसफ़र कर देगा. एंड दैट लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ द प्रूफ और यू कैन से द एविडेंस दैट यू आर वेरी मच एबल बाय फाइनेंशियली यू आर वेरी मच एबल टू पे रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स विच आर इम्पोर्टेड बाय यू फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़ एक्सपोर्टर. ठीक है, कि आप फ़ॉरेन कंट्री के जो एक्सपोर्टर हैं उनसे जो भी चीज़ें मंगवा रहे हो, प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हो, उसके लिए आप फाइनेंशियली पे करने के लिए एबल हो, वो इस चीज़ का एविडेंस होगा जो आपका बैंक इशू करेगा आपके बिहाफ पे और वो ट्रांसफ़र करेगा एक्सपोर्टर के बैंक में. ठीक है, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि इस पर्सन के अकाउंट में इतना अमाउंट है और अगर इन केस ये पर्सन नहीं पे करता तो बैंक एबल होगा उसके लिए पे करने के लिए. तो उतना अमाउंट जो है बैंक अपने कस्टमर का जो है वो सेफ़ रख लेता है. सो दैट टाइप ऑफ फैसिलिटी इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर दी बिज़नेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिज़नेस लेटर ऑफ क्रेडिट के बेस पर ही होता है. सो दैट डॉक्यूमेंट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय योर बैंक. नेक्स्ट वन यू कैन से इशू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स to their customer. I think you are very much known about the terms of debit and credit card, but फिर भी मैं आपको explain कर देती हूँ. Debit card means a type of card which is issued by your bank on the behalf of your bank's accounts amount. बैंक अकाउंट्स अमाउंट मीन्स आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपीज़ पड़ा हुआ है, सो बैंक कैन इशू अ डेबिट कार्ड अप टू 10,000. ठीक है, मीन्स जितना अमाउंट आपके बैंक में है उसके बिहाफ पे आपको एक कार्ड मिल जाएगा. इन दैट कंडीशन यू आर नॉट बॉदर्ड रिगार्डिंग टू कैरी कैश एट एनी प्लेस. ठीक है, आपने क्या करना है, वो डेबिट कार्ड अपने पास रखना है. आप कहीं पे भी परचेजिंग के लिए जाते हो, स्वाइप मशीन्स के थ्रू जो है आप अपने कार्ड को स्वाइप करवा कर वहाँ से आप अपनी पेमेंट कर सकते हो. जैसे ही वो स्वाइप होगा तो जो बाउंड्री होती है ना स्वाइपिंग रिगार्डिंग डेबिट कार्ड में, वो उस मशीन पे प्रिंट हो जाती है. उसमें एक कोड होता है. ठीक है, और वो उससे बैंक को डिटेल मिल जाती है कि दैट अमाउंट इज़ पेड बाय द कस्टमर टू दैट स्वाइप मशीन्स ऑनर्स अकाउंट. ठीक है, वो पैसा उस पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है. और क्रेडिट कार्ड का मीन्स क्या है, दैट यू आर बोरोइंग अमाउंट फ्रॉम योर बैंक. ठीक है, आपके अकाउंट में अमाउंट नहीं पड़ा, ये एक टाइप का लोन होता है जो बैंक अपने रेपुटेड कस्टमर्स को इशू करता है. जैसे अगर आपके अकाउंट में अमाउंट जो है वो नेग्लिजिबल है, 2,000 3,000 है, सो आप 50,000 तक का क्रेडिट कार्ड बनाते हो. इट मीन्स यू आर बोरोइंग फ्रॉम योर बैंक रुपीज़ 48,000. सपोज 2,000 इन योर अकाउंट एंड यू आर प्रिपेयरिंग you are means one credit card is issued by your bank regarding the amount of 50,000. So means 48,000 के अमाउंट का आपने बैंक से लोन लिया हुआ है and that amount is refundable by the customer to their bank with the amount of interest. जितना टाइम पीरियड आप उसको यूज़ करोगे उतने टाइम पीरियड के इंटरेस्ट के साथ आपको वो पैसा बैंक में वापस करना पड़ेगा. तो ये होता है क्रेडिट कार्ड.
ठीक है। तो ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स जो हैं कस्टमर्स के स्टेटस के बिहाफ पे एक बैंक इशू करके देता है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ विड्रॉइंग कैश एनी टाइम थ्रू एटीएम। एटीएम मीन्स ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, आप इसके आई थिंक आपके लिए ये वेरी मच नोन है, आप इसको आई थिंक फंक्शनिंग करना भी आता होगा आप लोगों को। तो एटीएम से आप फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाता है बैंक, कि आप किसी भी टाइम पे 24 आवर्स में कभी भी अपने नियर अबाउट एटीएम मशीन से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, इवन डिपॉजिट भी करवा सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशूड बाय कंपनीज। जब भी कोई कंपनी शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करती है, क्लियर, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो खुद ही पब्लिकली सेल करेगी। ठीक है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ कंपनी टू सेल ऑल द financial documents by their own way. So that type of companies you can say take the services of underwriters. वो क्या करती है, एक मिडल मैन की सर्विसेज लेती है कंपनी, एंड दैट मिडल मैन इज़ द अंडरराइटर। ठीक है, उस पर्सन को हम अंडरराइटर बोलते हैं। अब अंडरराइटर्स जो हैं वो 2 और 3 टाइप के फंक्शंस कर सकता है। जैसे कि उसने सारे कंपनी के सारे शेयर जो कंपनी ने इशू किए खुद परचेज़ कर लिए। ठीक है, उसके बाद वो अपने बिहाफ पे उनको सेल करता रहता है अपने अकॉर्डिंग अमाउंट पे। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि अंडरराइटर्स को कंपनी ने कमीशन बिहाफ पे जो है वो अपने अंडर कॉन्ट्रैक्ट में लिया है। उससे क्या होगा कि जितने शेयर कंपनी ने इशू किए, ठीक है, वो अंडरराइटर्स को सेल करवाने होंगे पब्लिकली, और जितने सेल करवाएगा उसके बिहाफ पे उसका कमीशन होगा। सो ये कुछ सर्विसेज जो हैं अंडरराइटर्स प्रोवाइड करवाते हैं कंपनीज़ को, डिफरेंट कंपनीज़ को, और कंपनी अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को ईजिली सेल करवा सकती है थ्रू द सर्विसेज ऑफ अंडरराइटर्स। तो ये अंडरराइटर्स की जो सर्विसेज हैं वो बैंक भी करते हैं। एक कंपनी अपने शेयर्स को, डिबेंचर्स को जो है प्रिंट करवा के अपने अथोराइज्ड बैंक में भेज देती है, और बैंक अपने कस्टमर्स को या विलिंग पर्सन्स को उन शेयर्स और डिबेंचर्स को सेल करता है। जितने भी सेल होते हैं उसके बिहाफ पे जो है बैंक का कमीशन होता है। ठीक है, या फिर जो हैं सारे के सारे बैंक खुद परचेज़ कर सकता है उस कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स को। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग अपने अमाउंट पे अपने कस्टमर को सेल कर सकता है बाद में। सो दैट टाइप ऑफ सर्विसेज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स ऑन द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। नेक्स्ट वन यू कैन से प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज रिगार्डिंग शेयर्स एंड टैक्सेशन एक्सेट्रा टू द कंपनीज। जैसे ये नॉर्मल कस्टमर्स को, ह्यूमन बींग्स को इनकम टैक्स रिगार्डिंग एज अ कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, इन द सेम फॉर्म कंपनीज़ को भी ये कंसल्टेंसी सर्विसेज एज अ कंसल्टेटर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा कि कंपनी को कौन से शेयर्स इशू करने चाहिए, कंपनी कैसे अपने टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकती है, ठीक है, कैसे अपने टैक्स को सेव कर सकती है। दैट टाइप ऑफ सर्विसेज, consultancy services are also provided by the banks. Next one is lending advice as a merchant banker to industries about their about their projects, issue of shares and capital structure. देखो, एक कंपनी को इशू करने हैं शेयर, ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर होता है व्यापारी बैंक जिसको हम बोल सकते हैं। क्लियर, तो ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा एक कंपनी को कि आपको कौन से शेयर इशू करने चाहिए। आप इक्विटी शेयर इशू करोगे कि प्रेफरेंस शेयर जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, या आप डिवेंचर्स इशू करो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। इन द सेम फॉर्म अगर कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है उसके रिगार्डिंग इनको जो है गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। या कंपनी का स्ट्रक्चर, कंपनी स्ट्रक्चर होता है कि कंपनी सपोज एक नई बनी हुई कंपनी है, एक न्यू एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, या कंपनी अपने स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहती है। स्ट्रक्चर होता है कि कंपनी के जो कैपिटल है, अमाउंट है, उसमें कितने अमाउंट के इक्विटी शेयर्स रहेंगे, कितने अमाउंट के प्रेफरेंस शेयर्स रहेंगे, कितने अमाउंट के कंपनी डिबेंचर्स इशू करे, कितने अमाउंट तक का कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले जो उसके लिए बेनिफिशियल हो सके। सो मीन्स यू कैन से कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस रिगार्डिंग द प्रपोर्शन ऑफ कंपनीज कैपिटल।
ठीक है, कंपनी की कैपिटल किस किस प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, किस डिवीज़न में होनी चाहिए जो कि उसके लिए बेनिफिशियल होगी, इसके रिगार्डिंग जो सलाह है, इसके रिगार्डिंग जो एडवाइस है वो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं कंपनीज़ को. सो नेक्स्ट यू कैन से डिस्बर्स फंड. डिस्बर्स फंड मीन्स कंपनी में जब भी आप विज़िट करोगे आप अपने डिपॉजिट्स करवा सकते हो फंड्स को, लोन्स ले सकते हो कंपनी से, विड्रॉ करवा सकते हो अमाउंट्स को. सो दैट टाइप ऑफ फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द कंपनी बाय द बैंक्स एट देयर ओन रिस्क. मीन्स वो टू देयर बेस्ट वे वो जो आपके साथ डीलिंग करेंगे और आपके इन सारे वर्क्स को ईज़ियर बना देंगे, ठीक है, और एरर फ्री कर देंगे और स्पीडली आपके इन सब बैंक मींस जो आपके पेन स्लिप्स हैं या विड्रॉल फॉर्म्स हैं या आपकी जो भी आपके बिल्स हैं आपने डिस्काउंट के लिए भेजी हैं, तो वो सारे फंक्शंस आपके बिहाफ पे डिस्पर्स फंड्स के अंडर जो है वो बैंक परफॉर्म करेगा. नेक्स्ट वन इज़ एनफोर्सिंग सिक्योरिटी. एनफोर्सिंग सिक्योरिटी मीन्स कि बैंक्स जो हैं आपको आपके मनी के रिगार्डिंग जो है सेफ्टी प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर्स को, ठीक है, जिससे कि फ्रॉड वगैरह नहीं हो सके. काउंटरफिट्स बिल्स जो हैं वो इशू करके उसको एक्सेप्ट करके जो है बैंक आपकी मनी ट्रांसफरिंग में जो फ्रॉड्स होने के चांसेस हैं, मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं, उसको मिनिमाइज़ करेगा.